नमस्कार दोस्तों। हमने कल नवमांश कुंडली कैसे देखें इस पे पहला वीडियो अपलोड किया था। तो देखें कि ये उस वीडियो का दूसरा भाग है। उसमें हमने तत्वों की बात की थी। तो आज हम उसी के आगे आपको बताएंगे कि नवमांश कुंडली कैसे देखें। देखिए कि एक नियम है राशि तुल्य नवमांश का। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए कि कोई राशि लग्न कुंडली में जिस भाव में पड़ती है, मान लीजिए कि कोई राशि लग्न कुंडली में दशम भाव में पड़ती है और उस राशि में नवमांश कुंडली में कोई ग्रह अगर जाता है तो वो ग्रह उस भाव का भी फल करेगा। उदाहरण से जैसे समझिए, जैसे मान लीजिए कि किसी का वृश्चिक लग्न है और उसमें बुध मेष राशि में बैठा है और वो नवमांश कुंडली में वृषभ राशि में चला गया। तो अगर यदि वो वृषभ राशि में चला गया तो वो वृषभ राशि वृश्चिक लग्न में सप्तम भाव में पड़ती है। तो वो बुध अपनी दशांतर दशा में सप्तम भाव का भी फल देने में समर्थ है। इसका अर्थ ये हुआ कि राशि तुल्य नवमांश। तो ऐसे ही मान लीजिए मकर लग्न है और मकर लग्न में किसी का चंद्रमा मान लीजिए कि कर्क नवमांश में बैठा है तो वो मकर लग्न में सप्तमेश चंद्रमा होता ही है और वो अगर कर्क के नवमांश में भी बैठ गया तो वो प्रबल रूप से सप्तमेश का कार्य करेगा। तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि कैसे ये थ्योरी काम करती है। एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी का वृषभ लग्न है और वृषभ लग्न में मान लीजिए कि द्वितीय भाव का स्वामी बुध बनता है और ये बुध मान लीजिए कि मेष और मीन राशि में बैठा है नवमांश कुंडली में। वृषभ लग्न में बुध मान लीजिए लगन कुंडली का जो बुध है वो द्वितीय भाव का स्वामी बनता है मिथुन राशि का और वो नवमांश कुंडली में मीन राशि में बैठा है। तो मीन राशि वृषभ लग्न में एकादश भाव में आती है। तो चूंकि बुध यहाँ पे द्वितीयेश भी है और ऊपर से नवमांश कुंडली में वो एकादश भाव में जो राशि पड़ती है उसमें जाकर के बैठ गया है। तो ये बुध धन के लिए बहुत अच्छा होगा। आपको समझ में आ रहा होगा मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो समझिएगा कि लग्न कुंडली में जो राशि जिस भाव में पड़ती है, नवमांश कुंडली में ग्रह अगर जिस भी राशि में जाता है वो राशि जो है वो लग्न कुंडली में कहाँ पड़ती है, ग्रह उस भाव का भी फल देगा। अपनी दशा अंतर दशा में देने में वो लगभग के समर्थ होता है। तो इस नियम को ध्यान में रखें। अब जैसे इसमें भी देखिए कि अगर ग्रह मान लीजिए कि किसी का वृश्चिक लग्न है तो वृश्चिक लग्न में मिथुन राशि अष्टम भाव में पड़ती है। तो यदि कोई ग्रह वृश्चिक लगन के व्यक्ति के लिए नवमांश कुंडली में मिथुन राशि में जाता है नवमांश कुंडली में, तो वो ग्रह अष्टम भाव का भी फल करेगा और वो ग्रह बुरा माना जाएगा। तो ये ध्यान में रखिए कि ग्रह 6, 8, 12 तुल्य राशि में ना जाए। तो ये एक काफी सटीक नियम है और इसका प्रबल फल मिलता है। अब दूसरी बात करते हैं। जैसे सभी को मालूम है कि नवमांश मुख्यतः विवाह के लिए ही देखा जाता है। तो इसमें कैसे देखा जाए, तो देखिए कि जैसे मान लीजिए कि जन्म कुंडली का जो सप्तमेश बना, जैसे मान लीजिए किसी का मकर लग्न है तो मकर लग्न में सप्तमेश बनेगा आपका कर्क राशि सप्तम भाव में पड़ेगी और सप्तमेश चंद्रमा बनेगा। तो चंद्रमा यदि सप्तमेश बनेगा तो वो नवमांश कुंडली में यदि शुभ राशि में गया हो, अच्छी राशि में गया हो, स्व राशि में गया हो, शुभ ग्रह की राशि में गया हो, बुध गुरु शुक्र चंद्रमा इन राशियों में गया हो तो बहुत अच्छा फल देगा। और यदि वो क्रूर राशि में गया हो तो वो सप्तमेश पीड़ित हो जाएगा। इसी तरीके से आपको विवाह का कारक शुक्र वो भी देखना है। गुरु भी लॉन्ग टर्म में और स्त्रियों के लिए तो माना जाता है कि कारक है। तो गुरु को भी देखना है नवमांश कुंडली में कि वो शुभ राशि में गया है कि नहीं गया है। और सबसे महत्वपूर्ण लग्नेश, नवमांश कुंडली में लग्नेश कहाँ पे है उसकी स्थिति भी बहुत मायने रखती है कि वो शुभ राशि में गया है कि नहीं गया है, वो अपनी शत्रु राशि में तो नहीं गया है। तो इन सब बातों से, इन तीनों फैक्टर का विचार करके हम ये बता सकते हैं कि वैवाहिक जीवन के लिए नवमांश कुंडली कितनी अच्छी बनी या फिर खराब बनी। ध्यान रखने योग बात यह है कि भाव भावेश कारक तीनों का विचार किया जाए विवाह के लिए नवमांश कुंडली में। तो आपको ये नियम समझ में आ गया होगा। अगर फिर से एक दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए किसी का वृषभ लग्न है तो वृषभ लग्न में सप्तम भाव में
वृश्चिक राशि आएगी। तो वृश्चिक राशि का स्वामी हुआ मंगल। अब मंगल को आपको नवमांश कुंडली में देखना है कि वो कहाँ बैठा है। वो स्वराशि का है तो अच्छा है, वो शुभ ग्रह की राशि में तो अच्छा है। इसमें एक बात और ध्यान रखने की जरूरत है कि वो अपने शत्रु के तत्व में ना हो। जैसे मंगल, मान लीजिए ये तत्व की बात हमने पिछले वीडियो में की थी, आप उसको चाहे तो देख सकते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। जैसे मंगल अग्नि तत्व का ग्रह है तो वो जल तत्व की राशि में नवमांश में ना जाए, वरना वो खराब हो जाएगा, वो अच्छा फल नहीं दे पाएगा। तो इस बात का ध्यान रखें। अब वृश्चिक लग्न के लिए, वो वृषभ लगने के लिए मंगल सप्तमेश बनता है। अगर सप्तमेश मंगल की नवमांश में स्थिति अच्छी है तो ये एक पॉइंट बढ़िया है। फिर उसके बाद लग्नेश शुक्र और विवाह का कारक जो शुक्र है वो भी अगर अच्छा है तो भी ये पॉइंट काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो ये नियम आपको समझ में आया हो, जहाँ तक है मेरी जितनी समझ है उस हिसाब से मैंने बताने का प्रयास किया है। अब एक नियम और है इसमें, वर्गोत्तम का नियम। वर्गोत्तम का नियम क्या है कि जैसे मान लीजिए कि कोई ग्रह जिस राशि में लगन कुंडली में बैठा है, अगर वही ग्रह नवमांश कुंडली में भी उसी राशि में चला जाए तो ग्रह वर्गोत्तम कहलाता है, अच्छा फल देने वाला होता है। उसे पावरफुल रिजल्ट देने के लिए माना जाता है कि ग्रह बहुत अच्छा हो गया क्योंकि वो लगन और नवमांश दोनों में एक राशि में चला गया। जैसे मान लीजिए कि शुक्र किसी का मीन राशि में है और वो नवमांश कुंडली में भी मीन राशि का हो जाएगा, मान लीजिए हो गया, तो वो बहुत अच्छा फल देगा। लेकिन इसमें भी एक बात आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि तत्व में गड़बड़ ना हो। जैसे मान लीजिए कि शुक्र, यही शुक्र जल तत्व का ग्रह है, मान लीजिए किसी की लगन कुंडली में शुक्र सिंह राशि में बैठा हो और नवमांश कुंडली में वो धनु या फिर सिंह या फिर मेष राशि में चला जाए, तो वो दोनों तरफ से जल तत्व का ग्रह अग्नि तत्व राशि में चला गया तो ये अच्छा फल नहीं दे सकता है, किसी भी हाल में अच्छा फल नहीं देगा। वो अगर शुभ भाव का स्वामी हो तो थोड़ा सा उसके पोर्टफोलियो में होगा कि वो अच्छा फल दे, अन्यथा वो ग्रह थोड़ा सा कमजोर हो जाता है, पिट जाता है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि तत्व में ज़्यादा मिस्टेक ना हो, क्योंकि ग्रह अगर अपने अपने तत्व में जाता है तो बढ़िया है, अपने मित्र के तत्व में जाता है तो बढ़िया है, लेकिन शत्रु के तत्व में ना जाए। और एक थ्योरी है पुष्कर नवमांश की, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि अगर हम उसके बारे में अभी बात करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और नवमांश कुंडली में अष्टक वर्ग का प्रयोग कैसे करें इस बारे में भी मैंने बहुत अच्छे से बताया है अपने वीडियो में। एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है और नीचे कमेंट बॉक्स में भी है, आप उसे भी देख सकते हैं। आशा करता हूँ कि आज जो मैंने आपको बात बताई है वो समझ में आई होगी, और आपको अगर ये अच्छा लग रहा हो तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी मेरा नया वीडियो आएगा वो तुरंत आप तक पहुंच जाएगा। आप नीचे जो भी आपका प्रश्न है वो ज़रूर पूछें, मैं अपनी बुद्धि अनुसार उसका उत्तर देने की कोशिश करूँगा। बाकी आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।